तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेल डिवीजन चैप्टर है ना अपना क्लास 11th का, उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि एक तो फेजेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं अपने, एक माइटोसिस मियोसिस के ऊपर बनते हैं और उसकी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वहां से क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करें हम G1 जो फेज है अपनी, यानी कि जो G0 फेजेस हैं, G2 फेजेस है, वहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या बनेगा। सबसे पहला कि जो अपनी जो G1 फेज होती है ये क्या होती है, तो G1 फेज को तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज। एक G1 फेज को बोला जाता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, और जो आपकी क्या होती है जो G2 फेज होती है इसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। सो फर्स्ट ग्रोथ फेज कौन सी होती है, G1 फेज, और सेकेंड ग्रोथ फेज कौन सी होती है आपकी G2 फेज। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा जो G1 फेज है ये क्या होता है, जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस और जब वो डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू करता है, यानी माइटोसिस शुरू हुई और उसके बाद में वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो माइटोसिस शुरू होने और डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होने के बीच में जो टाइम गैप होता है वो क्या कहलाता है, G1 फेज। ठीक है, उसके बाद में हम एस फेज से पहले G0 फेज पढ़ लेते हैं। तो G0 फेज क्या होता है, इसको क्वेश्चन फेज बोला जाता है या फिर रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी G0 फेज है ये एक इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, कई बार इसको ये भी लिखा होता है कि G0 फेज को इंटरफेज भी बोला जाता है। अब G0 और G1 में डिफरेंस क्या है, G0 इनएक्टिव स्टेज होगी, यानी जब जो सेल है आपका वो ना तो डिवाइड कर रहा है ना कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो G1 फेज होगी उसमें सेल जो है आपका वो डिवाइड करना शुरू कर चुका होगा। ठीक है, लेकिन G0 फेज में वो क्या होगा, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में होगी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग फेज होता है और ये क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका एस फेज आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, कोई चौक है, अच्छा। तो जो आपका G1 फेज एस फेज है ना, तो एस फेज के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो एस फेज है इसके अंदर क्या खासियत है कि इसके अंदर जो अमाउंट है डीएनए की, एक तो वो डबल हो जाती है। अब डीएनए की अमाउंट कहां पर डबल होगी, न्यूक्लियस के अंदर। साथ में ही साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो एस फेज के अंदर एक तो डीएनए की अमाउंट डबल होगी और दूसरा जो सेंट्रियोल्स हैं, अब डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करेगा, और जो सेंट्रियोल्स हैं कहां पर रेप्लिकेट करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो एस फेज के अंदर क्या होता है, आप ये भी बोल सकते हो कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए का नंबर डबल हो रहा है। तो एस फेज का पूरा नाम क्या होता है, सिंथेसिस फेज। ठीक है, उसके बाद में एक फेज आती है जिसको हम G2 फेज बोलते हैं, यानी कि जो सेकंड ग्रोथ फेज है। तो सेकंड ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, सेल काफी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उन सब चीजों की सिंथेसिस करता है जो माइटोसिस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती हैं। यानी कि एस फेज में तो सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट हुआ, अब जो सारा सामान चाहिए आगे सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए वो कब बनेगा, आपका G2 फेज के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया अपना फेजेस से क्वेश्चन। उसके बाद में दो टाइप के डिवीजन हम पढ़ते हैं, यानी कि सेल डिवीजन। वैसे तो तीन टाइप की भी बोल देते हैं, कई बार ए माइटोसिस भी लिखा मिलता है, पर ए माइटोसिस होता है ज्यादा अमीबा वगैरह के अंदर। ठीक है, हमें यहां पर क्या पढ़ना है, माइटोसिस और मियोसिस। सो जो आपका माइटोसिस है इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि जैसे अगर हमारी बॉडी की बात करें ना, तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर या किसी हम नॉर्मल एनिमल की भी बात करें तो वहां पर सारे के सारे सेल ज्यादातर माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों, अगर आपका एक सेल ले तो सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम मान लिया कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस होने के बाद में जो एक सेल था जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, उससे दो नए सेल बनेंगे, तो उन दोनों नए सेल के अंदर भी क्या होगा, 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे।
यानी क्रोमोसोम का नंबर घटता नहीं है, उतना का उतना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सी डिवीजन से रेप्लिकेट करते हैं, माइटोसिस से। अगर प्लांट सेल भी बात करें तो वो भी क्या करेंगे, किससे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस से, नॉर्मल वाले। लेकिन एक आगे दे रखी है मियोसिस। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यानी अगर जैसे ह्यूमन की बात करें तो सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो डिवाइड होने के बाद में वो 23 और 23 हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। इसीलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब ये होगी कहां पर, तो ध्यान से देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जिन सेल से आपका स्पर्म बनता है और एग की फॉर्मेशन होती है, तो उनमें क्या होती है, मियोसिस। ठीक ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होगा, आपके पास में एग की फॉर्मेशन होगी और उधर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमीट बनेगा, तो वहां पर भी कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस होती है। और बाकी जो पूरी की पूरी बॉडी होगी वहां पर कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। क्योंकि जर्म सेल के अंदर क्या होता है, हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, और वो किससे हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शनल डिवीजन से, यानी कि मियोसिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, एक क्वेश्चन आता है। वैसे तो माइटोसिस की कई सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इंटरफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, लेकिन उन सब में से क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएमटी के अंदर भी, कि जो मेटाफेज है या ऐसी कौन सी स्टेज है माइटोसिस की जिसके अंदर आप सबसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो या सबसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, किसको, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। तो शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए माइटोसिस की सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, मेटाफेज होती है। क्योंकि मेटाफेज क्या होती है, सबसे अच्छी स्टेज है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो, अंडर माइक्रोस्कोप करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी बनता रहेगा। उसके बाद में क्या है, अगर जब हम मियोसिस की बात कर रहे थे, तो मियोसिस के 2 पार्ट के अंदर होती है, एक मियोसिस 1 होती है और एक मियोसिस 2 होती है। ठीक है, अभी तो हम रिव्यू सीरीज कर रहे हैं तो फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके पास में मियोसिस 1 होती है उसके अंदर ना कुछ अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और जो मियोसिस 2 होती है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही चलती है। तो जो मियोसिस 1 होती है उसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहली है आपकी पैक्टीन स्टेज। तो जो पैक्टीन स्टेज होती है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। सो किस स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, सो जो आपकी पैक्टीन स्टेज है मियोसिस की, यानी जो मियोसिस 1 होगी उसकी जो पैक्टीन स्टेज है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने का मतलब क्या है, कि क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम की। सो क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम कौन सी स्टेज के अंदर होगी, मियोसिस की पैक्टीन स्टेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आती है जाइगोटीन स्टेज। सो जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, साइनेप्सिस होती है। अब साइनेप्सिस का मतलब क्या है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। सो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज के अंदर होती है, जाइगोटीन स्टेज के अंदर होती है। और जाइगोटीन के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस भी बोला जाता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है अपना, सो साइनेप्सिस कौन से स्टेज में होगी, जाइगोटीन स्टेज के अंदर। नेक्स्ट मैंने लिखी हुई है डिप्लोटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का। तो आपका जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है उसकी डिसोल्यूशन किसके अंदर होती है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपका चायस्मेटा है, अब चायस्मेटा क्या होता है, एक ना ऐसा एक्स शेप का ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इसके अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन है इस तरीके से विजिबल होगा, इसको हम चायस्मेटा बोलते हैं। यानी जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है, चायस्मेटा हम बोलते हैं। तो उसकी जो आपके पास में डिसोल्यूशन है वो कहां, कौन सी